15 अगस्त सन 1947 विभाजन की त्रासदी के साथ भारत आजाद हुआ। नेहरू के नेतृत्व में काम करने वाली कांग्रेस की सरकार भी ब्रिटिश प्रभुत्व से बाहर आई। ऐसा ही पढ़ा है ना आप सबने, पर यह पूर्ण सत्य नहीं है। आजाद भारत का नेतृत्व जिस प्रथम अंतरिम सरकार ने किया था, वो सिर्फ कांग्रेस की सरकार नहीं थी, उसमें 2 गैर कांग्रेसी नेता भी शामिल थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अंबेडकर के बारे में तो लगभग सभी जानते हैं। एक दलित बच्चा जिसने बचपन से भेदभाव का सामना किया, कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई की, फिर विलायत गया, कानून की डिग्री भी हासिल की, दलितों के लिए काम किया, कांग्रेस में भी रहे, फिर कांग्रेस छोड़ी। जब आज़ादी मिली तब तक संविधान सभा के सदस्य बन चुके थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, अंतरिम सरकार में कानून मंत्री भी थे। पर फिर हिंदू कोड बिल का मामला आया, नेहरू से राह जुदा हुई, साथ में मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दे दिया। पर दूसरे कांग्रेसी सदस्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी का क्या हुआ? इसका जिक्र शायद ही हिंदुत्ववादियों के अतिरिक्त कोई कभी करता है, इसलिए उनकी इस गुमनामी की कहानी आज हम आपको सुनाते जा रहे हैं। नमस्कार, मैं क्षितिज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ न्यूज नीति की खास सीरीज अर्धसत्य, जिसमें हम बात करते हैं ऐसी शख्सियतों की जिनकी मौत हुए तो एक अरसा बीत चुका है, पर उनकी मौत की कहानी अब तक अनसुलझी है। और आज इस कड़ी में हम बात कर रहे हैं हिंदुत्ववादी नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत की। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 यानी कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ये उस कानून का नाम है जिसके तहत भारत को लगभग 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी प्राप्त हुई। पर इस एक्ट ने बस आज़ादी ही नहीं दी, आज़ादी के साथ साथ विभाजन का दंश और अस्तित्व का संकट भी दिया। विभाजन के बारे में तो लगभग सभी जानते हैं, पर अस्तित्व का संकट कैसे सामने आया, इसे जानने के लिए 1947 से लगभग 200 साल पीछे चलना होगा। ये कहानी उस वक्त शुरू हुई जब अंग्रेजों ने भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया। इस विस्तार के दौरान अंग्रेजों ने सैकड़ों देसी रियासतों के साथ एक समझौता किया, समझौता जिसे पैरामाउंट सी के नाम से जाना गया। इसके तहत भारतीय शासकों ने अपनी संप्रभुता और बाहरी मामले ब्रिटिश सरकार को सौंप दिए थे, पर अपने आंतरिक मामलों पर उनका पूर्ण नियंत्रण था। उन्हें अपनी सेना रखने का अधिकार भी था। यहाँ तक कि कुछ राज्य तो अपनी अलग मुद्रा यानी करेंसी तक रखते थे। हालांकि धीरे धीरे आंतरिक मामलों की स्वायत्तता भी ढकोसला ही साबित हुई और अप्रत्यक्ष रूप से इन रियासतों को भी अंग्रेज ही संचालित करने लगे। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। समस्या आई इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के साथ। इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश हुकूमत ने लैप्स ऑफ पैरामाउंट सी यानी कि पैरामाउंट सी जो संधि थी उसकी समाप्ति की घोषणा कर दी, जिसका सीधा सा अर्थ था कि सभी रियासतें पुनः उसी स्थिति में पहुंच जाएंगी जहां वे अंग्रेजों से अनुबंध से पूर्व थी, और वह स्थिति एक संप्रभु राज्य की थी। इस तरह से अंग्रेज सिर्फ भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्रता नहीं दे रहे थे, बल्कि सैकड़ों रियासतें भी आजाद हो रही थी, जिनका भविष्य उनके शासकों के हाथों में था। वे शासक चाहें तो अपनी रियासतों का भारत में अथवा पाकिस्तान में विलय कर सकते थे और चाहें तो आजाद रह सकते। इस स्थिति से निपटने के लिए भारत ने रियासती मामलों के लिए एक अलग मंत्रालय का गठन किया, मंत्रालय जिसकी कमान सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपी गई। पटेल ने अपनी कूटनीति से अधिकांश रियासतों का भारत में विलय करवा दिया, और जहां कूटनीति से बात नहीं बनी वहां सैन्य शक्ति का, सेना का सहारा लिया। पर एक जगह पेंच फंस गया और वह जगह थी कश्मीर। कश्मीर का किस्सा खासा दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए क्योंकि कश्मीर उस वक्त के 4 सबसे ज्यादा ताकतवर लोगों के हाथों में झूल रहा था। पहले ताकतवर शख्स थे महाराजा हरि सिंह,
उस वक्त के कश्मीर के शासक, काबिल इतने कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश वॉर काउंसिल के मेंबर रह चुके थे। भारत में बाकी जगहों में दलितों को मंदिर में प्रवेश करने के लिए संघर्ष करना पड़ा था, पर कश्मीर में उन्हें उनका ये हक महाराजा के आदेश मात्र से ही मिल गया था। लेकिन हरि सिंह की कमजोर कड़ी कश्मीर थी, जिस पर शेख अब्दुल्ला लगातार बार बार प्रहार कर रहे थे। जन समर्थन भी शेख के साथ था, तो महाराजा परेशान में थे, और यही परेशानी उन्हें कश्मीर के भविष्य के लिए फैसला करने की जगह ऊहापोह में डाल रही थी। हालांकि इसके अलावा भी कुछ कारण और थे। एक मुस्लिम पाकिस्तान में एक हिंदू शासक का भविष्य उन्हें सुरक्षित नहीं लग रहा था, तो भारत में नेहरू से शेख अब्दुल्ला की दोस्ती उन्हें परेशानी में डाल रही थी। ऊपर से वे एक बार नेहरू को कश्मीर में नजरबंद भी करवा चुके थे, तो भारत में अपने साथ हो सकने वाले सलूक से डर रहे थे। कुल मिलाकर उन्हें यही लगता था कि भारत में या पाकिस्तान में मिलने से तो अच्छा है कि अपना आजाद ही रह लिया जाए। दूसरे ताकतवर शख्स थे लॉर्ड लुई माउंटबेटन, परतंत्र भारत के अंतिम और आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल। कहते हैं सपना तो इनका पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल बनने का भी था, पर मोहम्मद अली जिन्ना ने वो पद अपने लिए रख लिया। इससे इनका भारत के लिए लगाव बढ़ा और इन्होंने रियासतों के शासकों का झुकाव भारत की तरफ करने का प्रयास भी किया, लेकिन कश्मीर के लिए नहीं, क्योंकि कश्मीर का मसला कुछ और था। ये शीत युद्ध का दौर था, और शीत युद्ध के उस दौर में ब्रिटेन को पाकिस्तान और कश्मीर के अपना सहयोगी बनने की संभावना लग रही थी। इसलिए माउंटबेटन कश्मीर भी गए थे और उन्होंने हरि सिंह को समझाया था, आपके राज्य की अधिकांश आबादी मुस्लिम है, ऐसे में बेहतर यही होगा कि आप पाकिस्तान में शामिल हो जाइए। पर हरि सिंह ने माउंटबेटन का ये सुझाव नहीं माना, जिससे माउंटबेटन गुस्से से बोले, हरि सिंह ने मेरा पूरा प्लान चौपट कर दिया, वो एकदम बेवकूफ आदमी है, मैं जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के साथ देखना चाहता था। तीसरे ताकतवर व्यक्ति थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तत्कालीन उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री, जो रियासती मामलों को भी देख रहे थे। भारत का जो वर्तमान रूप दिखता है, उसके शिल्पकार यही हैं। उस वक्त रियासतों को भारत में मिलाने के लिए पटेल ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, पर कश्मीर के लिए पटेल का रवैया अलग था। शुरुआत से ही पटेल का मानना था कि कश्मीर पाकिस्तान में भी चले जाए तो कोई समस्या नहीं है, और एक मुस्लिम बहुत रियासत के लिए ऐसा करना उन्हें स्वाभाविक ही लगता था। पर बाद में स्थिति बदली। जूनागढ़ के मसले पर भारत पाकिस्तान के बीच तनाव उभरा, और इस तनाव का प्रभाव पटेल की कश्मीर नीति पर भी पड़ा। अब वे कैसे भी कश्मीर को भारत में मिलाना चाहते थे। चौथे कद्दावर शख्स थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री। कश्मीर से नेहरू को खास लगाव था, और आखिर हो भी क्यों ना, उनके पूर्वज वहीं से तो आए थे। 1716 में पंडित राजकौल कश्मीर से दिल्ली आए थे और बाद में इलाहाबाद चले गए थे। नेहरू इन्हीं के वंश से थे। नेहरू और कौल के वंश से थोड़ा अजीब लगा ना, चलिए क्लियर कर देते हैं। इतिहासकार M.Y. हेंग का मत है कि नोरू गांव में रहने के कारण उपनाम बाद में बदलकर नेहरू हो गया। खैर, कश्मीर पर वापस आते हैं। कश्मीर से अपने जुड़ाव के कारण नेहरू चाहते थे कि कश्मीर भारत का हिस्सा तो बने, पर उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती ना हो, इसलिए उन्होंने पटेल को कश्मीर मामलों से दूर रखा। ये सब कुछ चल ही रहा था कि कश्मीर पर कबीलाई हमला हो गया। कुछ का कहना है कि यह हमला कबीलाइयों ने खुद किया, तो कुछ का कहना है कि इसे पाकिस्तानी सरकार ने स्पॉन्सर किया था। पर सच चाहे जो भी हो, इतना जरूर तय था कि कश्मीर और हरि सिंह को पाकिस्तान से कोई सहायता नहीं मिलने वाली थी। इसलिए उन्होंने भारत का रुख किया। माउंटबेटन के कहने पर भारत ने साफ कर दिया कि बिना विलय के भारत कोई सैन्य सहायता नहीं देगा। हरि सिंह के पास और कोई चारा तो था नहीं, तो इसीलिए उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। फिर भारतीय सेना कश्मीर गई और जो हुआ वो इतिहास है। अब कश्मीर भारत का हिस्सा था, तो फिर समस्या क्या आई?
और श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो कहाँ गए? दरअसल हुआ यूं कि विलय के पत्र के अनुसार भारत ने अनुच्छेद 370 के तहत कश्मीर को काफी स्वायत्तता प्रदान की, प्रदेश को अपना संविधान बनाने तक का हक दिया। पर नेहरू की यह नीति सभी को पसंद नहीं आई और ऐसे ही शख्स थे उनकी ही सरकार में मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी। मुखर्जी संसद के अंदर व बाहर दोनों जगह नेहरू की कश्मीर नीति का विरोध करते थे, पर जब उन्हें लगा कि इस मुद्दे पर उनकी नहीं सुनी जाएगी तो उन्होंने सरकार से इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने सरकार बाद में छोड़ी, पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस्तीफा दिया और फिर 1951 में जनसंघ बनाई और नारा दिया, एक देश में 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान, नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे। मुखर्जी का कश्मीर की नीतियों का विरोध प्रचंड होता जा रहा था और अंत में वो एक बिंदु पर अधिक केंद्रित भी हो गया। वो बिंदु था जम्मू कश्मीर सरकार का बनाया गया एक कानून, जिसके तहत भारत के किसी भी कोने से प्रदेश में प्रवेश करने के लिए सरकार से परमिट लेना जरूरी था। मुखर्जी को ये बात नागवार गुजरती थी कि अपने ही देश में आने जाने के लिए लोगों को परमिट लेना पड़े, इसीलिए उन्होंने इस कानून का विरोध किया और 8 मई 1953 को बिना परमिट के एक पैसेंजर ट्रेन से वे कश्मीर की ओर निकल पड़े। जब मुखर्जी पंजाब पहुंचे तो उन्हें देखने के लिए सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ आई। पंजाब में उनका पड़ाव रावी नदी के किनारे मधोपुर चेक पोस्ट था। इसी रावी नदी पर बने पुल का मध्य भाग पंजाब एवं जम्मू कश्मीर के लिए सीमा रेखा का। मुखर्जी अपने साथियों के साथ आधे पुल पर पहुंचे तो पुलिस के एक दस्ते ने उनका रास्ता रोक दिया। एक पुलिस अधिकारी ने मुखर्जी को मुख्य सचिव का लेटर दिखाया, जिसके अनुसार मुखर्जी के राज्य में प्रवेश पर पाबंदी थी। अब फैसला मुखर्जी को लेना था कि वो कानून का साथ दें या कानून को अपने हाथ में ले लें, और मुखर्जी ने फैसला लिया भी। उन्होंने वही रास्ता चुना जो कभी चंपारण में गांधी ने चुना था और हरि सिंह के कश्मीर में खुद नेहरू ने चुना था। मुखर्जी ने आदेश को मानने से इनकार कर दिया। अब अगला कदम पुलिस अधिकारी को उठाना था। उसने पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मुखर्जी और उनके 2 सहयोगियों वैद्य गुरुदत्त और टेक चंद को गिरफ्तार कर लिया। पर एक शख्स ऐसा भी था जो उस वक्त गिरफ्तारी से बच गया और बाद में उसने मुखर्जी की विरासत को आगे बढ़ाया। वो शख्स थे राजनीति के अजात शत्रु अटल बिहारी वाजपेयी। अटल इस यात्रा में एक पत्रकार के तौर पर मुखर्जी के साथ गए थे, इसलिए वे गिरफ्तारी से बच गए। मुखर्जी ने उनसे कहा, तुम वापस जाओ और देशवासियों को बताओ कि डॉक्टर मुखर्जी ने प्रतिबंध के आदेशों की अवहेलना करते हुए जम्मू एवं कश्मीर में प्रवेश किया है और वह भी बगैर परमिट के, भले ही यह प्रवेश एक बंदी के रूप में क्यों ना हो। इस घटना के बाद अटल वापस लौट गए और मुखर्जी को श्रीनगर से दूर विशालबाग के निकट एक छोटे से घर में अस्थायी जेल बनाकर नजरबंद कर दिया गया। उन्हें 1 महीने से ज्यादा कैद में रखा गया, जहां उनकी तबीयत निरंतर बिगड़ती रही। लगातार बुखार और पीठ दर्द की समस्या बनी रही। 19 व 20 जून 1953 की रात उन्हें प्लूराइटिस होना पाया गया। ये उन्हें 1937 और 1944 में भी हो चुका था। डॉक्टर अली मोहम्मद ने उन्हें इलाज के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन दिया, वो भी मुखर्जी के ये बताने के बावजूद कि मुखर्जी के फैमिली डॉक्टर ने कहा है कि ये दवा उन्हें सूट नहीं करती। फिर 22 जून की तारीख आई। मुखर्जी ने दिल के आसपास दर्द और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत की। उन्हें 10 मील दूर एक अस्पताल ले जाया गया, जहां पता चला कि उन्हें हार्ट अटैक आया था। राज्य सरकार ने घोषणा की कि 23 जून की सुबह 3:40 पर मुखर्जी का निधन हो गया, लेकिन मुखर्जी की देखभाल करने वाली इकलौती नर्स राज दुलारी टिक्कू ने अपने बयान में कहा कि मौत 2:25 में ही हो चुकी थी। हिरासत में मुखर्जी की मौत से देश में भूचाल आ गया। विपक्षी नेताओं ने इसे हत्या का मामला करार दिया। मुखर्जी की मां
जोगमाया देवी को भी यही अंदेशा था। तभी तो उन्होंने नेहरू को पत्र लिखकर मुखर्जी की मौत की निष्पक्ष जांच की मांग की। लेकिन नेहरू ने कहा, मैंने मुखर्जी की देखभाल में रहे लोगों से तथ्य जुटाए हैं और इन सब के आधार पर मुखर्जी की मौत कुदरती थी, कोई रहस्य नहीं जो कि जांच करवाई जाए। नेहरू ने तो यह कहकर अपना पल्ला झाड़ दिया, पर मुखर्जी की मौत पर उठते सवाल बंद नहीं हुए। पहला सवाल तो ये था कि डॉक्टर अली ने मुखर्जी के शरीर को सूट ना करने वाली स्ट्रेप्टोमाइसिन उन्हें क्यों दी। दूसरा सवाल, जम्मू कश्मीर सरकार और नर्स के बताए मृत्यु के समय में अंतर क्यों है। तीसरा सवाल, 1 महीने तक मुखर्जी को इलाज मुहैया क्यों नहीं कराया गया। क्या ये सब किसी साजिश के तहत हुआ, और अगर हुआ तो किसने कराया, केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार ने। सवाल अनेक हैं पर जवाब शून्य। रहस्यों के साथ अक्सर यही होता है, तभी तो वे अर्ध सत्य होते हैं। वही अर्ध सत्य जिनकी कहानी हम आपको सुनाते आए हैं और आगे भी सुनाते रहेंगे। शुक्रिया।